नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूं। अभी झारखंड के जो जेक बोर्ड के माध्यम से जो एग्जाम होने वाला है, मैट्रिक के एग्जाम होने वाले हैं, उससे पहले हर एक विद्यालय में, झारखंड के हर एक विद्यालय में जो मासिक जांच परीक्षा आयोजित हो रही है, उनमें से कुछ सवाल जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं, ये सारे झलकियां मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। और ये जितने सारे भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, सब आपका नवंबर का क्वेश्चन है। नवंबर का जो मासिक जांच परीक्षा संपन्न हुई, उसी का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं सिलसिलेवार ढंग से आप लोग के सामने हल करने वाला हूं। और आप लोग समझिए, इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर कहीं से भी आप लोग का फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो जरूर मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। मैं यथासंभव आप लोग का जो कठिनाई होगी उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया हूं ताकि हम लोग को लिखने की जरूरत ना पड़े। ये है आपका 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, मैंने 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैंने आप लोग को दिखाता हूं किस टाइप से लिखा जा रहा है। ये देखिए, मैंने 156 लिखूंगा। 156 को मेरे क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना। तो यहाँ पर 2 7 14 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको हम 2 से करेंगे, 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 9 18 और ये हो जाएगा 3 13 आपका 39 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा दोस्तों, 2 बार 2 है तो इसके लिए 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। तो देखिए, आपका आंसर निकल के सामने आ गया। ये है आपका आंसर। ये देखिए, 4 में से कौन सा आंसर होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हर एक सवाल का हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे किस टाइप से होता है। देखिए कि आगे देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आकृति आपको दी हुई है। अभी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आप लोगों को समझा देता हूं। जब भी इस तरह से आपका सवाल आता है तो इसमें जब x का ग्राफ बोला है तो मुझे किस में देखना है, x एक्सिस में देखना है कि ग्राफ x एक्सिस में कितने जगह कट किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर कितने जगह पे, एक जगह, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 जगह में काट किया है। तो जितने जगह पर x एक्सिस को काट करेगा उतना ही उसके क्या हो जाएगा, उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। इस तरह से इसका शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए, एपी मतलब समांतर श्रेणी की सवाल है। एपी का क्वेश्चन है ये क्या है, 3 1 -1 -3 के लिए सार अंतर क्या है। दोस्तों, सार अंतर पूछा, यानी कॉमन डिफरेंस सबको पूछा गया। कॉमन डिफरेंस मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई मैंने आप लोग का समझाया था। ई इक्वल टू हम लोग एक्चुअली निकालते हैं a2 - a1 भी आप निकाल सकते हैं, या a3 - a2 इस टाइप से भी आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगला टर्म से उससे पहले वाला टर्म को हम लोग घटा देते हैं, उसी के अनुसार हम लोग उसका सारांतर किसी भी सीरीज के निकालते हैं। मतलब वो ये सीरीज समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो ऑलरेडी इसमें कहा आपके सीरीज किसमें, आपका समांतर में, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग उसका सारांतर निकाल देंगे। तो चलिए, अभी ये क्या हो जाएगा, a2 कितना है, 1 है, माइनस a1 कितना है आपका 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, -2। ये क्या हो गया, सार अंतर आ गया। ये सार अंतर कितना आएगा दोस्तों, आपका -2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से देखिए, एक क्वेश्चन और है कि सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन भी लिया हुआ, तो ऑप्शन मैंने लिखा नहीं हूं। इसमें क्या है, सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। इसमें था आपका समद्विबाहु था, समबाहु था, आपका समकोण त्रिभुज, इस टाइप से आपका अलग अलग त्रिभुज का नामकरण किया हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समबाहु का मतलब ये होता है, ये समरूप का मतलब एक ही जैसा क्या हो जाएगा, ये समबाहु हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज
क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी ठेस कहते हैं। इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो वृत्त है इसके दो बिंदुओं पर, मान लीजिए ये क्या है, ये सर्किल वृत्त है, इसको दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है इस रेखा को हम लोग जानते हैं छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों? छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छेदक रेखा हो जाएगा। छेदक रेखा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से सवाल को हम लोग और सारे सवाल है, जितने सारे सवाल है एक एक करके हम लोग हर एक सवाल का हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे और सोल्यूशन उसका निकालेंगे। तो चलिए आप लोग अंत तक इसे देखते रहिए, आप लोग बने रहे वीडियो में। हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को सारी चीज आप लोग के सामने अभी रखने जा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग मोबाइल से क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि उतना क्वेश्चन तो आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है नहीं। तो इसके लिए आगे देखता हूँ आगे क्या है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद जो भी सारे क्वेश्चन है, इसके बाद शायद ये 2 नंबर का क्वेश्चन में एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखूंगा। उसके बाद आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखिए। आगे है इसमें एक क्वेश्चन किया हुआ था कि 2 का 1 में दिया हुआ है आपका बहुपद, ये है आपका बहुपद x² + 7x + 10, x² + 7x + 10 का घात क्या है? क्या घात क्या होगा? ये आपका सवाल था दोस्तों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा देता हूं कि ये जो आपका जो व्यंजक या बहुपद है ये क्या है, इसका घात देखना है। तो इसमें देखना क्या है, इसमें चौर राशियों का अधिकतम पावर कितना है। तो चौर राशियों का अधिकतम पावर जितना हो तो वही उसका घात कहलाता है। तो यहाँ अधिकतम पावर कितना है दोस्तों? 2 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे देखता हूं अगला क्वेश्चन। 2 का 2 था, निम्न समीकरण जुग्मदार निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। आइए 2 स्टेप का आपका समीकरण दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है 6x - 3y जोड़ n = 0, और एक दिया हुआ है आपका 2x - y जोड़ 9 = आपका 0। इसमें हम लोग को दिखाना है समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदित है, यही चीज मुझे दिखाना है दोस्तों। तो चलिए इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ किस टाइप से हम लोग दिखाते हैं। हम लोग का इसमें क्या करता हूँ, इसको इस इक्वेशन से हम लोग a1x + b1y + c1 = 0, और एक इक्वेशन होता है a2x + b2y जोड़ c2 = 0। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखता हूं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर हो जाता है आपका b1/b2, तो ये क्या हो जाता है? ये प्रतिच्छेदित हो जाता है, प्रतिच्छेद हो जाएगा ये दोनों रेखाएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो ये क्या हो जाता है? आपका संपाती हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होता है, तब हम लोग का हो जाता है समांतर। तो मुझे देखना है इन तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन इसमें आपका फुलफिल हो रहा है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? a1/a2 ये क्या हो जाएगा आपका b1/b2, ये क्या हो जाएगा आपका c1/c2। चलिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 6 मान लो 3/1, ये भी क्या हो जाएगा आपका 3/1, ये क्या हो जाएगा आपका 10/9। तो ये क्या है? ये a1/a2 = आपका b1/b2 नॉट = आपका c1/c2। तो कौन सा कंडीशन का आपको फुलफिल कर रहा है? नंबर 3 कंडीशन का आपको फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए ये जो समीकरण युग्म होगा ये किस टाइप का होगा? ये हो जाएगा समांतर हो जाएगा। ये किस टाइप का समीकरण हो जाएगा दोस्तों? ये समांतर। ये जो रैखिक युग्म का समीकरण है ये क्या हो जाएगा? आपका समांतर कहलाएगा। ठीक है तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं,
आगे देखता हूँ इसके आगे मैं देता हूँ। आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो का 3 नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करता हूँ, आइए उसको जरा देखिए। 2 का 3 नंबर है आपके सामने कि वो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, इसमें दिया हुआ है, एक बार लिख देता हूं। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं आपका दिया हुआ है, कितना जो 4:9 के अनुपात में है, के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपका सवाल है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपका सवाल होता है। घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आज जरा देखते हैं। तो इस तरह के जो समरूप, दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की अगर भुजाएं आपका क्या है, ये साइड दिया, साइड में मतलब भुजा आपका दिया 4:9, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज का जो एरिया का अनुपात हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर के अंदर है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर यानी 4 4 16 और 9 9 आपका 81, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में आपका दिया हुआ है AB = 7 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ है आपका BC = 24 सेंटीमीटर और AC = दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। ये आपका गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। तो कोई पूछ रहा है कोण B का मान क्या होगा, कोण B का मान क्या होगा, ये आपका सवाल में पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको भी समझता हूं। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या है। ये एक त्रिभुज है एबीसी एक त्रिभुज है आपका। उसमें मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इसमें क्या दे? ए बी 7 सेंटीमीटर, आपका बीसी 24 और ये एसी आपका 25। दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं, किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ होगा और वो अगर आपका पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, तो त्रिभुज क्या होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो जरा देखते हैं, आपका यहाँ पर देखने से मिल रहा है कि 25 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 24 का स्क्वायर जोड़ आपका 7 का स्क्वायर के साथ इक्वल है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है? ये आपका 625 = क्या हो गया? 625। इस तरह से क्या कह सकते हैं, ये जो एबीसी त्रिभुज होगा ये क्या होगा दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का जो ये आपका समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे आपका बड़ा भुजा होता है, यानी कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या है? 25 है। यहाँ पर क्या है? 25 सबसे इसका बड़ी भुजा कौन सा है? 25 है। तो जाहिर सी बात है कि समकोण ये क्या होगा? आपका 90 डिग्री होगा। ये कोण आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख भुजा जो होते हैं वो हमेशा हाइपोटेनियस होते हैं, यानी कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके आंसर हो जाएगा 90 डिग्री यानी बी। ठीक है दोस्तों, ये कोण B = कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग यहां पर लिख रहा हूं, एक मिनट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, लिख देता हूं मैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है दोस्तों? 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर
है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितना दोस्तों? केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है आपको? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपको इसमें क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? नहीं, सर्किल का रेडियस पूछा है, त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग इसका भी हल निकालते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या है, एक आपका हम वृत्त यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा कर देता हूं। एक बिंदु Q से, एक बिंदु क्या है, इधर मान लीजिए Q है, यहाँ पर मान लीजिए O है इसका सेंटर। इसके स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये क्या है आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि तथा Q की केंद्र से दूरी 20, ये मान लीजिए केंद्र है, ये क्या है, सर्किल का आपका सेंटर है। तो इससे इसकी दूरी Q पे ऑन की दूरी कितनी है आपका 25 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये देखिए आपका त्रिज्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसको मैं लेता हूँ, ये बिंदु ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने आप लोग को समझा देता हूँ कि जब कोई जब कोई सर्किल यानी वृत्त की किसी केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची गई जो रेखा होती है, यानी त्रिज्या जो होते हैं, इसमें स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री का आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जब ये त्रिभुज आपका 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री का जो सम्मुख आपका भुजा हो जाता है वो आपका कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस होता है। इस तरह से ये कोई होगा, ये लंब होगा, या आधार होगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कि ये ओपी यानी त्रिज्या इसका क्या होगा। इसके त्रिज्या इक्वल टू यानी ओपी इक्वल टू हो जाएगा √25 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस आपका इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 625 माइनस ये हो जाएगा 576 जिस इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 4 यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है ये कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ। आगे है अभी अगला सवाल। अगला सवाल में आता हूँ। अभी आपका ये सवाल जो है ये भी 2 अंक का सवाल है। 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आपका पूछा गया है, ये उसको जरा देखते हैं। चलिए आगे देखता हूं। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे। इसमें भी कहा है, इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 का 1 में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के योग, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है दोस्तों? 4 और 1 है। तो इसमें एक ही ये जो सवाल है इसमें क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? एक द्विघात बहुपद लिखना है। तो इसके शून्यों का योग और गुणनफल कितना है? 4 और 1 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता, मान लीजिए मैंने इसका जो 2 शून्यों के वो है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है आपका 4 और अल्फा बीटा यानी गुणनफल क्या है? ये है आपका 1। तो ये जो आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होता है, अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा दोस्तों वो हो जाता है आपका कि x²। मान लीजिए मैंने पहले जो इसका आपका वेरिएबल है वो
एक्स के रूप में लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4x जोड़ 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका लिखना था, यही आपको लिखना था, ठीक है, आपको ऊपर याद करना था। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दो समीकरण को सिर्फ हल करने के लिए कहा है। ये 3 का 2 क्या है, हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए। हल करने के लिए कह रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग हल कर देंगे। ये 2x जोड़ y इज इक्वल टू आपका हो गया 5 और ये क्या हो गया 3x जोड़ 2y इज इक्वल टू 8। इसमें आपको इसमें नहीं बोला गया कि किस विधि से हल करना है। आप जो भी आपको अच्छा लगे वही विधि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। इसमें मैंने क्या करूंगा, इसको y के कोफिशिएंट को, अगर इसका गुणांक को मैंने क्या करना, इक्वल करना है। किसी एक x या y के गुणांक को मेरे को इक्वल करना रहता है। तो इसमें दो के y के गुणांक को मैंने इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या करूँ, 2 से गुना कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4x जोड़िए क्या हो गया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और ये क्या है ऑलरेडी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर घटा दूंगा। घटाने से क्या होता है, नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये क्या x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको x का मान अभी किसी एक समीकरण को मुझे रख देना है, सिर्फ रख देना है। तो इसमें क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में मैंने मान लीजिए रख रहा हूं, ये क्या है 2x जोड़ y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने x का मान यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो 2 इंटू 2 जोड़ y इज इक्वल टू क्या हो गया 5, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसके आंसर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग समीकरण को सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आप लोग को। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगर दिक्कत होगी जरूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखिए। अभी हम लोग क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करने जा रहा हूं। 3 का 3 ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एपी आपको दिया हुआ है। एपी में क्या है कि 2 7 12 और डॉट का 8वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद निकालने के लिए कह रहा है, 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये चेक बोर्ड के अंतर्गत जितने सारे झारखंड में सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, उसमें आपका मासिक टेस्ट लिया जा रहा है। उसी के तहत ये सारे सवाल आपका नवंबर माह का आया हुआ है। सारे सवाल को हम लोग उसी का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका 10वां पद। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये तो समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है वो है आपका 2, और जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालूंगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मुझे क्या मांगा गया है 10वां पद, यानी a10 इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ई होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो a10 10वां पद निकालने के लिए आपको कह रहा, तो इसके लिए निकालूंगा मैंने, क्या कर दूंगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 45 यानी 47, ये 10वां पद जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चुटकियों में इसका हर सवाल का जवाब देंगे, हर क्वेश्चन के जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला लेता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग एक एक करके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं और समझने वाले हैं किस तरह से सवाल आपका पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4।
इसमें है आकृति में यदि एक आकृति दिया हुआ है, इसमें है आकृति में यदि लिख देता हूं एक बार कि ई समानांतर है आपका BC है, तो x का मान क्या होगा, x इजिकल टू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका तस्वीर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, A है, ये है आपका B, ये है C, ये आपका E, ये है आपका E, ये है X, ये क्या है 7.2 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका 5.4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, x का मान इसमें आपका पूछा गया है। तो यहाँ देखिए एक चीज आपको ध्यान देना होगा, ये DE और ये जो आपका BC भुजा है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अगर समांतर हो गए ये दोनों भुजा, तो इसके जो संगत ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के जो संगत भुजा, यानी हम लिख सकते हैं ये हो जाता है इसके अनुपात AD बाई आपका EB इज इक्वल टू AE बाई EC, एक कंडीशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग रख देंगे, मान रख देंगे, x रख देंगे, ये 7.2 इधर रख देंगे आपका 1.8, और ये रख देंगे 5.4, ये कैंसिल हो गया। हम लोग लिख सकते हैं आपका x इज इक्वल टू 72 इंटू 18 बाई 54 इंटू 10। ये जो पॉइंट हटा दिया उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, इसमें 10 लिख दिया। तो 8 54 हो गया, और इसको कर देंगे 3 दूना 6, 1 7, 3 4 12, तो क्या हो जाएगा 24/10, यानी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर x का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप से रहता है, आराम से इसके इस टाइप से अनुपातिक मान हम लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5 है क्या चीज, 3 का 5 में दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है इसका कोण C समकोण है, इसका कोण C समकोण है। ठीक है, कोई बात नहीं, समकोण है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, यह चीज सिद्ध करने के लिए कहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको भी सिद्ध करता हूं, और इसका हल निकालते हैं, यानी सिद्ध करता हूं। ठीक है, याद है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका कोण C समकोण है। तो मैंने एक त्रिभुज ले रहा हूं ABC, ये कोण C तो समकोण है, ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका B हो जाएगा। समकोण है ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है आपका समद्विबाहु है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है। इसमें यही हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ, मैं लिख लेता हूं कि आपका AC इज इक्वल टू दिया हुआ है, और आपका BC। ठीक है दोस्तों, और कोण C क्या दिया हुआ है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। दिखाना है मेरे को ये चीज, AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि AB स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज से के सबसे बड़े भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के आपका बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये समकोण है तो समकोण के जो सम्मुख भुजा हो गई सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर जोड़ आपका बी सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए सी स्क्वायर और ये क्या है आपका ए सी इक्वल टू आपका बी सी दीवार। ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका बी सी दीवार। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर। मुझे दिखाना था ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ ए सी स्क्वायर, यही आपका रूट हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से थोड़ा अच्छा से सिलसिलेवार ढंग से आपको लिख के ये सारे सवाल का जवाब दे देना है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं, आगे पहला सवाल में अभी देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6। दिक्कत होने से जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कहां पर दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अभी देखता हूं 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें भी थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। यहां पर है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ई पर स्पर्श रेखा ई क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तब क्या पूछा है, PQ की लंबाई ज्ञात करें। PQ की लंबाई कितना होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट इसको रीड करता हूं, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ई पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ये देखिए आपका इस तरह से आपका सवाल है। ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, केंद्र है आपका O, ये कहीं पर एक बिंदु है आपका Q, ये इसका 5 सेंटीमीटर, ये क्या है त्रिज्या क्या है इसका 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तो स्पर्श रेखा की बात की जा रही है, तो यहाँ से मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देता हूँ। ये है आपका कोई Q पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका P पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस आपका कितना कहा है आपका 5 सेंटीमीटर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। OQ इक्वल टू क्या है, OQ इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आपका PQ की लंबाई क्या है। तो आपको समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि इस तरह का जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है OPQ जो आपकी त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण को कोण होगा OPQ, ये कोण आपका समकोण होगा। तो समकोण के सम्मुख भुजा जो है OQ, ये हम लोग हमेशा जानते हैं ये क्या कर्ण होता है, तो ये क्या होगा लंब या आधार में से कोई एक होगा, इसको मैंने आराम से निकाल दूंगा। तो ये PQ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √12 का स्क्वायर माइनस आपका 5 का स्क्वायर।
ठीक है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 12 12 144 और ये क्या हो जाएगा 5 5 आपका 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 119 आ जाएगा। ठीक दोस्तों ये क्या हो जाएगा क्यू की लंबाई क्या हो जाएगा √119 हो जाएगा। ठीक है ठीक है दोस्तों ये इतना सेंटीमीटर में तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये 3 का 6 नंबर भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर आइए चलता हूँ। अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को आराम से सिलसिलेवार ढंग से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ये क्या है लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन कि 3x² -x³ -3x + 5 को इसमें क्या लिखा हुआ है कि x - 1 - x² से भाग दीजिए। से क्या कह रहा है भाग दीजिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों आराम से इसमें लोग दे देंगे भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुविधा अनुसार इसको करते क्या है जो मैक्सिमम पावर रहता है जिन चौरासों का मैक्सिमम आपका पावर रहता है उसको हम लोग एक साइड से लिखते जाता हूँ। तो ये क्या है -x³ को पहले लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है +3x² है उसका -3x और +5 इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको भी मैंने सिमिलरली वैसे ही करूंगा तो -x² को पहले लिखूंगा ये +x - 1। ठीक है दोस्तों इसको करने में हम लोग अच्छा होगा। इसमें हम लोग करना क्या है सबसे पहले जो ये -x³ है ये -x² के साथ कितना गुना करेंगे कि हम लोग का ये -x³ आ गया। यही चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं x के साथ इसको हम लोग क्या कर देते हैं गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x³ हो जाएगा। ये एक चीज हम लोग पहले समान करने के लिए सोचते हैं। उसके बाद जैसे ही समान करने का हो जाता है तो उसके बाद ये सारे जो आर्म रहते हैं सबके साथ ये वाला x क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा ये माइनस आपका x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसको क्या करता हूँ इसको हटा दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस साइन चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 5 रिमेनिंग टर्म बच जाएगा। ठीक है दोस्तों अभी क्या करना है कि -x² के साथ क्या गुना करेंगे कि 2x² हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ में क्या करना -2 गुना करना है दोस्तों। कितना गुना करना है -2 तो ये -2 और -2x² कितना हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -2 और x यानी -2x हो गया। अब ये क्या माइनस आपका प्लस हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो इसको कीजिए इसको माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये भी आपका कैंसिल हो गया ये क्या हो जाएगा आपका 3 बच गया। ठीक है दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3 बच गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भाग देने पर ये क्या हो गया ये आपका भागशेष आ गया या शेषफल या भागशेष कहिए चाहे शेषफल कहिए ये क्या है दोस्तों आपका भागफल आ गया। ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल देखता हूँ इसका अभी अगला सवाल आइए लिखता हूँ स्क्रीन पे देखिए आप लोग। अगला सवाल में लिखता हूँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एपी में a = 7 और क्या दिया हुआ है A13 = दिया हुआ है 35 दिया है 35 दिया है। ठीक है दोस्तों दिया है। तो इसमें क्या है E और S13 ज्ञात कीजिए D और S13 ज्ञात कीजिए ये आपका सवाल है। D और S13 ज्ञात कीजिए। तो ये जो एपी है ये जो समांतर श्रेणी है इसमें क्या है आपका
सार्वंतर ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखता है A इक्वल टू क्या है 7 दिया, और ये आपकी A13 दिया हुआ। A13 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35 दिया। A13 का मतलब ही हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। A13 का मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं कि S13 मुझे ज्ञात करना है ना, कोई बात नहीं। ये 13वां पद का वैल्यू इतना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकता हूँ इसमें ऐसा किया जाए, एक मिनट, A n इक्वल टू लिख देता हूँ। A n इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, ये हम लोग का आ जाएगा A13 में लेता हूँ। A13 तो ये क्या हो जाएगा, A तो ऑलरेडी 7 है, ये क्या है आपका 13 - 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका D मुझे याद करना है। ठीक है दोस्तों, A13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 इक्वल टू 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 12D हो जाएगा। तो इधर हम लोग 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 35 - 7 तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/12, तो 4 × 12 4 × 7 28, यानी 7/3 आ गया। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, D इक्वल टू कितना आ गया, D इक्वल टू आ गया आपका 7/3। मुझे क्या निकालना है, S13 निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं अभी S13। तो S13 इक्वल टू होता है Sn इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू आपका D। तो S13 करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a क्या है 7 है, जोड़ n क्या है 13 - 1 इंटू D क्या आ गया 7/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर देने से आ जाएगा। आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है 13/2, ये 7 दूना 14, ये क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 7/3, ये 4 × 12, तो क्या होगा 13, 13/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 × 7 21, और ये आप गए ये इतना 14 ना, तो ये क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 को इसको गुणा करना से 5 × 65 का 5 हाथ मेरा 6, 3 × 39 और 6 आपका हो जाएगा 39 और 6 आपका 45/2। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 1 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 × 7 14 15, इतना लगभग इतना है 227.5 आपका इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 227.5 इसका आंसर है। अगला चलते हैं अगला देखते हैं आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है, इसको मिटा देता हूं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक HCF निकालने के लिए कर रहा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। यदि HCF निकालने का यहाँ पर दिया हुआ 8 6 7 और आपका 255, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को HCF निकालना है। ऐसे निकालोगे तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं उसके क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसके तहत ही हम लोग इसको निकालते हैं। यही आपका यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या है 8 6 7, सबसे जो आपका बड़े नंबर होता है इसको हम लोग भाज्य करते हैं। इसको क्या करता हूं, इसको भाजक ये क्या है 2 5 5 लिखूंगा, यहाँ पर कितना से गुना करूंगा 3 से, इसको अगर 3 से गुना
करता हूँ ज़्यादा हो रहा है, देखा जाए 255 को 3 से 3 5 15 5 3 5 5 3 7 4 दूना 8 4 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से यहाँ से 3 से ये दूंगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 और 2 7 और ये 0 और 102 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर क्या करता हूँ, इस तरह से मैं हम लोग को फिर करता हूँ। ये जो है आपका 102 आया, इसको हम लोग क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म है 255 को अभी 102 से इसको क्या करता हूँ हम लोग, इसको भाग देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये 2 में जाएगा, 3 में तो नहीं जाएगा, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 0 2 और 255 तो 4 1 5 ये आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा प्लस 51 बच गया। कितना हो गया 51 बच गया। अभी हम लोग को क्या करना है, ये 102 को यहाँ लिखा जाता है, फिर 51 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 102 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा पर 0। जब तक ये 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इसको इस टाइप से हम लोग भागा करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये वाला टर्म है, यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ये आपका कितना हो गया एचसीएफ, तो एचसीएफ इन दोनों के कितना हो गया आपका 51 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया आपका 51 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखता हूं, आगे अगला सवाल की ओर आगे चलता हूं। ये देखिए अगला सवाल क्या है, मैं लिखता हूं स्क्रीन पे, जरा देखिए आप लोग। इस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का साइन है, सिमिलर का त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल कितना कितना दिया है, क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें और क्या दिया हुआ है, EF इजिकल टू दिया हुआ है आपका 15.4 सेंटीमीटर हो तो आपका BC ज्ञात करें, यानी BC इजिकल टू क्या होगा, ये आपका दिया हुआ सवाल दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए ABC है, A है, B है, C है, और ये क्या है त्रिभुज आपका DE और F है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, हमको BC ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया हुआ 121। तो इस तरह का जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उसके क्या हो जाता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो होता है इनके क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका BC स्क्वायर बाय, यहाँ पर लिख सकते हैं EF का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, दिया 64 बाय क्या दिया 121, यहाँ पर लिख सकता हूँ आप E बाय आपका ये हो जाएगा ये संगत भुजाओं के अनुपात के आपका बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बाय क्या दो 15.4 का स्क्वायर ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC बाय 15.4 इक्वल टू ये स्क्वायर रहती है आपका रूट हो जाएगा, तो 8/11 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज
आपका बी सी इक्वल हो जाएगा 15 पर 4 इंटू 8 बाई आपका 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं काटना है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा नीचे, तो 4 11 11 11 4 आपका 44 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर रह जाएगा 8 रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 112 बटे 10 यानी 11.2 इसका आंसर है। इतना सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इतना ही आ रहा ना, ठीक है, इतना हो गया, ये आपका आंसर होता है। इस तरह से इसका हम लोग सोल्यूशन इसका भी निकाल देंगे। चलिए आगे देखता हूँ, आगे क्या है, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, आगे देखता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक मिनट में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि, यहां पर देखिए स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, क्या लिखा हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान यानी बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका लिखा हुआ। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपका बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त इस टाइप से है, मैंने ले लिया। तो इसमें बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मतलब ये दिखाना है, मान लीजिए ये क्या है, O है, ये P है, ये A है और ये B है। तो मुझे दिखाना है, ये सिद्ध करना। तो चलिए इसको सिद्ध करता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, इसको हॉल लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया क्या है, दिया है कि ये एक O क्या है, O एक केंद्र है मान लीजिए, ठीक है। और इसमें सिद्ध करना है, ये क्या दे, AP तथा PB, AP तथा अच्छा इस टाइप से लिखता हूँ, PA तथा PB स्पर्श रेखा है। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, मुझे दिखाना है कि PA इक्वल टू PB दिखाना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका रेडियस इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से बिंदु को मिला देता हूँ, और ये हम एक रचना कर रहा हूँ। यहाँ पर रचना में क्या लिखेंगे, कि O को A तथा P से मिलाया गया और O को E बिंदु से भी मिलाया गया। इस तरह से मैंने लिख दिया, मिलाया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया। यहाँ पर लिखना है, अभी क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, तो हम लेके चलते हैं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, ये दोनों त्रिभुज में मैं लेके चलता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या समान होते हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या हो जाएगा,
OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ आपका भुजा हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण कि कितना होगा, ये भी समान हो जाएगा 90 डिग्री। हम जानते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, OB आपका हो जाएगा OBP हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग आ सकते हैं कि त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, AOP सर्वांग हो गया, त्रिभुज आपका TOP एकदम त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग, और ये सर्वांग हो गया तो सभी अंग इसका समान हो जाएगा। तो इस अनुसार हम लिख सकते हैं आपको ये इज इक्वल टू EB, यही आपको दिखाना भी था, ये आपको सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन इस तरह से हम लोग करते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखता हूँ, अगला क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ, इस तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को देखना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए वीडियो 6 नंबर क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करता हूं। ये देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में ले लेता हूं कि कितना सेंटीमीटर वाला है, 6 सेंटीमीटर। चलिए इसका सेंटर है, ये मान लीजिए क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला है। त्रिज्याखंड मतलब इस टाइप से आपका त्रिज्याखंड ये क्या है आपका 60 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है θy 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मैं लिखूंगा, यहाँ पर 60 है बाय 360 इंटू पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 6 36 हो जाएगी, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हाथ में रहा, 1 6 दूना 12 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन का हम लोग अच्छी तरह से हम लोग हल कर लिए। तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का समझाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। और ये इसमें 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद के वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा कि किस टाइप से सॉल्व करें। तो इस तरह से हम लोग हर एक सिलसिलेवार ढंग से सारे क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। तो चलिए आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।